हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्रेश कोर्स की क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमारे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अगर मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट जो भी रेगुलरली हमारी क्रेश कोर्स की क्लासें अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ अगर उनमें से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है क्रेश कोर्स की क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उससे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछिए। जो डाउट है मैं उसका कन्फर्मेटली अच्छे से आपको रेस्पॉन्ड करूँगा। चलिए शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। कल की क्लास में हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि फ्रीक्वेंटली अगर टॉन्सिलेक्टोमी के बाद अगर कोई इंडिविजुअल फ्रीक्वेंटली स्वेलोविंग कर रहा है, फ्रीक्वेंटली स्वेलोविंग कर रहा है, बार बार वो निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया है, हेमरेज हो गया है। जो टॉन्सिल का जो बेड था बक्कल केविटी के अंदर जहाँ पे टॉन्सिल से आपने रिमूव किया था, तो वहाँ से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, और उसकी वजह से वो पेशेंट क्या कर रहा है, बार बार स्वेलो कर रहा है। अब यहाँ पर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है, वो मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा से पूछ लीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम आज की क्लास में पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आज की क्लास में हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ग्लिसरॉल इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट अंडर गोइंग इन TURP। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ग्लिसरॉल, ये क्वेश्चन, ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, वो एम्स 2016 एप्स 2016 जनवरी के अंदर ये एग्ज़ाम हुई थी। उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये पहले एम्स के द्वारा ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि ग्लिसरॉल इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस। ग्लिसरॉल या फिर इसको बोलते हैं ग्लाइसिन, जिस नाम से आता है वो आता है ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन और ग्लिसरॉल इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर द पेशेंट अंडर गोइंग इन TURP सर्जरी। ठीक है, फ्लूइड ऑफ चॉइस TURP सर्जरी। अब मैं आपको बताता हूँ TURP क्या होता है। TURP का फुल फॉर्म देखना है स्टूडेंट्स। TURP की फुल फॉर्म होगी ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसमें यूरिथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट तक पहुंचते हैं और वहां पर उसका रिसेक्शन करते हैं जब ये प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाता है। ये कंडीशन यानी ये सर्जरी है वो किस कंडीशन के अंदर, TURP सर्जरी किस कंडीशन में की जाती है, प्रोस्टेटोमिगेली। प्रोस्टेटोमिगेली प्रोस्टेटोमिगेली का मतलब हो गया एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। क्या हो गया, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट्स का फुल फॉर्म हो गया। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी इंडिविजुअल उसकी एज एडवांस होती जाती है, वैसे वैसे जो प्रोस्टेट होती है इंडिविजुअल की, वो एनलार्ज होना शुरू करती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो एनलार्ज होती है, वैसे वैसे वो क्या करती है, यूरिथ्रा को थोड़ा कंप्रेस करती रहती है, जिसकी वजह से यूरिन का जो फ्लो है उसके अंदर वो डिस्टर्बेंस आना शुरू कर देती है। जैसे कि ये हो गई हमारी दो किडनियाँ। किडनी से आया यूरेटर, यूरेटर बनाया, यूरेटर आकर के जुड़े कहाँ पे, आपके ब्लेडर के अंदर। यूरेटर आकर के जुड़ गए आपके ब्लेडर के अंदर। ब्लेडर से यूरिथ्रा निकलती है। ठीक है, ब्लेडर से क्या निकल रही है, यूरिथ्रा। और ये यूरिथ्रा क्या करेगी, किडनी, ये यूरेटर, ये ब्लेडर, यहाँ से यूरिथ्रा निकल रही है, जो कि इस प्रकार से मेल यूरिथ्रा एस शेप की होती है भाई, इस प्रकार से होती है। ठीक है, मान लीजिए इस डायग्राम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, इस यूरिथ्रा को अपन डायरेक्ट स्ट्रेट ही बना लेते हैं, सीधा अपन इस यूरिथ्रा को यहाँ पे बना लेते हैं। तो इस प्रकार से नॉर्मली ये नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती है। साथ के साथ यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक ब्लेडर की नेक के ऊपर एक ग्लैंड सिचुएटेड होती है, और इस ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड।
ये है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे जैसे ये प्रोस्टेट जो ग्रीन कलर की है वो एनलार्ज होती जाती है, एनलार्जमेंट बढ़ गई, वैसे वैसे ये क्या करती है, यूरिथ्रा को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे क्या कर देती है, यूरिथ्रा को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। और यूरिथ्रा को ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज यूरिन आउटफ्लो। यूरिन का आउटफ्लो है वो कम हो जाता है। जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस तरीके से आपका यूरिन आप पास आउट कर रहे थे, इजीली आप अच्छे से यूरिनेट कर पा रहे थे, वो यूरिनेट आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रोस्टेट थी, ये मेल के अंदर ये बीमारी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि प्रोस्टेट वो मेल में ही प्रेजेंट होती है। तो क्या होगा कि मेल के अंदर क्या होगी, यूरिन फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिसकी वजह से मेल है वो अच्छे से यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है और उसको प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट कॉमनली कोज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इस प्रकार से ये कोज करती है क्योंकि यूरिन का क्या रहना शुरू हो जाएगा, स्टेसिस। जब अच्छे से आप यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यूरिन का स्टेसिस होना शुरू हो जाता है। और यूरिन का स्टेसिस होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो यूरिन है उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस थे वो सारे के सारे उस ब्लैडर के अंदर ग्रो करने लग जाते हैं। और उसकी वजह से कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज होता है, कभी कभी सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इज द इन्फ्लामेशन ऑफ sorry is the inflammation of urinary bladder। तो इस कंडीशन के अंदर जो भी हमारे यूरोलॉजिस्ट होता है, यूरोलॉजिस्ट का मतलब जो भी यूरिन का जो रास्ता है उसके अंदर जो स्पेशलाइज मेडिसिन सर्जरी के अंदर जो स्पेशलाइजेशन किया होता है, उन डॉक्टर्स को हम बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। ये केवल यूरिन का जो फ्लो है, यूरिन के बाहर आने का जो रास्ता है उसके ये स्पेशलाइज, उसकी सर्जरी में ये लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक सर्जरी करते हैं, वो सर्जरी का नाम है TURP, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। वो क्या करेंगे, आपकी यूरिथ्रा के थ्रू जाते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू जाते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू जा करके इस प्रोस्टेट को एक्साइज करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोस्टेट को क्या करते हैं, एक्साइज कर देते हैं, काट देते हैं थोड़ा थोड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जितना एनलार्जमेंट है तो उसको हटा देते हैं। और जिससे यूरिथ्रा का जो कंप्रेशन था, जो प्रोस्टेट ने यूरिथ्रा को जितना दबा रखा था, कंप्रेस कर रखा था, वो रिलीज होता है। यूरिन आउट या जो यूरिन का आउटफ्लो है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं हम, इस कंडीशन के अंदर सर्जन क्या करता है, सर्जन क्या करता है, 3-वे कैथेटर यूज करते हैं। 3-वे कैथेटर यूज किया जाता है और कंटिन्यूसली 48 आवर्स तक सर्जरी के बाद 3-वे कैथेटर यूज किया जाता है और कंटिन्यूसली इसको क्या किया जाता है, इरीगेट किया जाता है, इरीगेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, इरीगेशन किया जाता है। इरीगेशन का मतलब है NS, जो भी अपन NS नहीं सॉरी ग्लिसरॉल सॉल्यूशन है उसको हम इन्फ्यूज़ करेंगे पेशेंट की ब्लैडर के अंदर, फिर वापस से वो यूरिन के साथ बाहर आता रहता है। ये कंटिन्यूसली 48 आवर्स तक चलता रहता है, ठीक है, कि जब तक ब्लीडिंग है वो पूरी तरह से स्टॉप नहीं हो जाती। साथ ही साथ जो डेब्रीजेज है, जो टिश्यू है, जो कचरा है, वो आना बंद ना हो जाए। जो टिश्यू का जो छोटे छोटे डेब्रीजेज हैं वो जब तक आते हैं तब तक हम इरीगेशन को शुरू रखते हैं। तो ग्लिसरॉल वहाँ पे यूज किया जाता है उस इरीगेशन के सॉल्यूशन के लिए। रीज़न क्या है ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल को यूज करने का सॉल्यूशन, ग्लिसरॉल सॉल्यूशन यूज करने का रीज़न क्या है, उसको यूज करने का रीज़न है कि ये क्या होगा, नॉट एब्जॉर्ब इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आप इंस्टेड ऑफ अगर आप नॉर्मल फ्लूइड यूज करते हो, अगर आप इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल, अगर आप नॉर्मल सलाइन यूज करते हो, नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है, अगर वहाँ पे नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है तो नॉर्मल सलाइन यूज करने का डिसएडवांटेज हो सकते हैं। नॉर्मल सलाइन यूज करने के डिसएडवांटेज क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, कि नॉर्मल सलाइन आप यूज करोगे इरिगेशन में, when used in TURP
यूज्ड इन TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी। ठीक है, जब आप यूज करोगे तो ये क्या होगा, एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। नॉर्मल सेलाइन के अंदर आप देखोगे कि सोडियम और वाटर का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये क्या कोज करेगा, हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरवोल्यूमिया, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपरवोल्यूमिया कोज हो जाता है। और ये दोनों ही कंडीशन रिस्क फॉर पेशेंट लाइफ, पेशेंट की लाइफ को रिस्क में डाल सकती हैं। तो इसीलिए हम ग्लिसरॉल को यूज़ करते हैं TURP सर्जरी में, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो और पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड ओवरलोड या फ्लूइड इम्बैलेंस से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्लिसरॉल सॉल्यूशन यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों हम ग्लिसरॉल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। TURP सर्जरीज क्या होती है, किस कंडीशन में दी जाती है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की अच्छी सी कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशन है स्टूडेंट, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, ये MCQ है, बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पहला है पॉल बैरेट इफेक्ट, और दूसरा है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये दो कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली सीन होते हैं। ये दो कॉम्प्लिकेशन बहुत बार देखे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, चलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉल बैरेट इफेक्ट। पॉल बैरेट इफेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन में हमने देखेंगे पॉल बैरेट इफेक्ट क्या होता है। तो पॉल बैरेट इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉल बैरेट है वो इफेक्ट है, वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी, कहाँ की टॉक्सिसिटी है पॉल बैरेट के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। कहाँ की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी होती है। और किस वजह से हुई है, ड्यू टू हाई ऑक्सीजन टेंशन, ड्यू टू हाई ऑक्सीजन टेंशन। हाई प्रेशर के साथ जब आप ऑक्सीजन देते हो किसी इंडिविजुअल को, हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन और हाई प्रेशर के साथ जब आप किसी पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हो तो उस पेशेंट के अंदर आपको पॉल बैरेट इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, पॉल बैरेट इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके हाई प्रेशर ऑक्सीजन की पॉइजनिंग या ऑक्सीजन की पॉइजनिंग भी पूछ सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की पॉइजनिंग का इफेक्ट भी होता है। और जब भी किसी इंडिविजुअल पेशेंट के अंदर पॉल बैरेट इफेक्ट आता है, कब आएगा पॉल बैरेट इफेक्ट, जब आप किसी पेशेंट को हाई प्रेशर के साथ और हाई कंसंट्रेशन के अंदर ऑक्सीजन दोगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पॉल बैरेट इफेक्ट वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिम्टम्स में आएंगे इसके सीजर्स हैं, नोजिया वोमिटिंग है, ठीक है, नोजिया है, मसल्स ट्विस्टिंग है, डिजीनेस है, डिस्टर्बेंस एंड विजन के अंदर डिस्टर्बेंस हो सकता है, इरिटेबिलिटी एंड डिसोरिएंटेशन, डिसोरिएंटेशन है, नोजिया है, सीजर्स है, ट्विस्टिंग, डिजीनेस, ये सारे डायरेक्टली किससे रिलेटेड हो रहे हैं, CNS से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी है, किस वजह से हुई है, ऑक्सीजन की, हाइपर ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन को ज़्यादा एडमिनिस्टर करने से, ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा प्रेशर के साथ जब हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या होता है, पॉल बैरेट इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, दिस इज द सेकंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, सेकंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। ठीक है, तो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखना, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के अंदर क्या होता है, ये रेटिना को, ये जो डिजीज है वो किसको अफेक्ट कर रही है, रेटिना को इफेक्ट करती है। और ये मोस्ट कॉमनली प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के अंदर होती है। कहाँ होती है, ये होती है, किसको अफेक्ट करती है, मोस्टली ये रेटिना को इफेक्ट करती है। रेटिना, इट इज द न्यूरॉन्स लेयर इन आई, जो आई के अंदर न्यूरॉन्स की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं अपन रेटिना, जहां से इमेज
आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच रही होती है। ठीक है, और रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी ये कहाँ किसको अफेक्ट करती है? रेटिना को अफेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कौन अफेक्ट होता है इससे सबसे ज़्यादा? रेटिना। और किसको अफेक्ट करती है? इट इज मोस्टली अफेक्ट द प्रीमेच्योर इन्फेंट। किसको अफेक्ट करती है? प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को ये क्या करती है? अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करिए? प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को। कौन से प्रीमेच्योर? जो ऑक्सीजन जिनको हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। जिन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को हम ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, उन सारे इन्फेंट्स को ये जो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की टॉक्सिसिटी है वो अफेक्ट, ऑक्सीजन की जो टॉक्सिसिटी है वो अफेक्ट करती है। अब इस डिजीज के अंदर क्या होता है? जब प्रीमेच्योर इन्फेंट होता है तो उसके अंदर क्या होता है? अबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस होता है। अबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस का मतलब, एंजियोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है, उसे बोलते हैं अपन एंजियोजेनेसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? एंजियोजेनेसिस जब हो रहा है तो डेवलपमेंट पुअर एंजियोजेनेसिस होता है। इसके अंदर क्या कोज हो जाता है? पुअर, अबनॉर्मल और पुअर एंजियोजेनेसिस होता है। और रेटिना के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स है वो ग्रो ही नहीं कर पाती। रेटिना के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल्स है वो ग्रो ही नहीं कर पाती हैं इस इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट है, रेटिना के अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स वो ग्रो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है? रेटिना अबनॉर्मली ग्रो करता है। वहाँ पर रेटिना को ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं मिलेगी तो वो अबनॉर्मली ग्रो करता है। ठीक है, जितनी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के ट्रीटमेंट की वजह से जब आप किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हो, हाई ऑक्सीजन दे रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? जो ऑक्सीजन ट्रीटमेंट की वजह से जो वेसल्स थी रेटिना के अंदर, जो वेसल्स थी वो अबनॉर्मली ग्रो करती हैं, और अबनॉर्मल ग्रो करने की वजह से उनके अंदर क्या होता है? परमानेंट डैमेज हो जाता है। दैट कॉज परमानेंट डैमेज। इनके अंदर क्या हो जाता है? परमानेंट डैमेज होता है। और परमानेंट डैमेज हो सकता है, साथ के साथ वहाँ पे क्या हो सकता है? रेटिनल डिटेचमेंट हो सकता है। ये दोनों प्रॉब्लम्स वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ये है अपना प्रीमेच्योरिटी ऑफ रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। इसके अंदर क्या होता है? ये प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को अफेक्ट करती है। और कौन से प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को? जिन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स को हम क्या देते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है ये बीमारी। इस बीमारी के अंदर क्या होता है? अबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस होता है रेटिना के अंदर अबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस होता है। जो ब्लड वेसल्स जिस प्रकार से वो ग्रो करनी चाहिए थी, जितनी डेवलप होनी चाहिए थी, उतनी डेवलप उसके अंदर नहीं होती है। अब आप उसको ऑक्सीजन दोगे तो वहाँ पे क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स थी वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं, और वहाँ पे रेटिना डिटेचमेंट की कंडीशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। और जो इंडिविजुअल है वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, वो इंडिविजुअल कंप्लीटली ब्लाइंड आपको हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। किसके साथ? कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर कोई आपसे बात करे तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन में आपको दो चीज़ें बतानी है। पहला है पॉल बेरेट इफेक्ट। कौन सा बताना? पॉल बेरेट इफेक्ट। और दूसरा बताना है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। पॉल बेरेट इफेक्ट के अंदर क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की टॉक्सिसिटी होती है। कब होती है? जब किसी इंडिविजुअल को हाई कंसंट्रेशन के साथ, हाई फ्लो में या हाई टेंशन के साथ ऑक्सीजन है वो डिलीवर की जाए। दूसरा है अपना रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के अंदर क्या होता है? जो भी हमारे प्रीमेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। तो जब कोई प्रीमेच्योर इन्फेंट ऑक्सीजन थेरेपी के लिए जाता है, जो अंडरगोन ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? प्रीमेच्योर इन्फेंट्स के अंदर रेटिना के अंदर जो अबनॉर्मल एंजियोजेनेसिस, जो ब्लड वेसल्स है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? हाई ऑक्सीजन दोगे तो उस हाई ऑक्सीजन की वजह से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स थी, जो पुअर एंजियोजेनेसिस हो रखा था, वो वहाँ पे परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेटिना भी डैमेज होता है। परमानेंटली डैमेज होने के चांसेस होते हैं। साथ के साथ में वहाँ पे रेटिनल डिटेचमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारे ऑक्सीजन थेरेपी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो कि प्रीवियसली एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जा चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, पाउडी ऑरेंज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, याद कर लीजिएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पाउडी ऑरेंज। पाउडी ऑरेंज क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई है। रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी हुई है।
अब पाउडी ऑरेंज एक अपीयरेंस होती है, एक साइन होता है हमारे लिए जो ब्रेस्ट कैंसर को डिनोट करता है। इसमें क्या होता है, डिम्पल अपीयरेंस ऑफ द स्किन इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट की जो स्किन है, ब्रेस्ट की जो स्किन है उसके ऊपर क्या हो जाती है, डिम्पल्स, डिम्पल, छोटे छोटे डिम्पल से होने लग जाते हैं। डिम्पल से वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ये पाउडी ऑरेंज के अंदर डिम्पल्स अपीयरेंस ऑन द स्किन ऑन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, डिम्पल हो जाते हैं ब्रेस्ट के ऊपर। सॉरी, ये पाउडी ऑरेंज या जो डिम्पल्स है वो क्यों हुए, वो हुए हैं क्योंकि अबनॉर्मल जो कैंसर की जो सेल्स थी वो अबनॉर्मली ग्रो कर रही है, और वो जो अबनॉर्मल सेल्स थी उन सेल्स ने क्या किया, जो लिम्फ वेसल्स थी उनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, कैंसर सेल ब्लॉक द लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और उसकी लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर दिया, और इस कंडीशन की वजह से जब उन्होंने लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, ब्रेस्ट है वो क्या हो जाती है, रेड और स्वेलोन दिखना शुरू कर देती है। लिम्फ वेसल्स को, कैंसर सेल ने लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक किया। पाउडी ऑरेंज, सबसे पहले बताता हूँ पाउडी ऑरेंज क्या है। ये डिम्पल अपीयरेंस इन ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ब्रेस्ट की जो स्किन होती है उसके ऊपर डिम्पल से हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पाउडी ऑरेंज। और ये पाउडी ऑरेंज, ठीक है, पाउडी पीडी ऑरेंज है, वो हुआ क्यों, वो हुआ क्योंकि कैंसर की जो सेल्स थी उसने क्या किया, लिम्फ वेसल, जो ब्रेस्ट की लिम्फ वेसल्स थी उनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने की वजह से वो जो लिम्फ वेसल्स थी वो क्या होगी, रेड और स्वेलन, उनके अंदर स्वेलन आ गई, और रेड और स्वेलन हो गई। और ये रेड और स्वेलन होने के बाद क्या हुआ, वहां पर जो स्किन थी उसके अंदर हो गया डिम्पल्स एंड पिट। डिम्पल्स मतलब छोटे गड्ढे से वहां पे आपको देखने को मिलते हैं, साथ के साथ स्किन है उसका रंग हो गया पाउडी ऑरेंज, यानी कि ऑरेंज कलर का हो चुका है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, पाउडी ऑरेंज, ये एक इंपॉर्टेंट साइन है जो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपको देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहूँगा, आई होप आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। ये देखो, ब्रेस्ट के अंदर रेडनेस हो रखी है। रेडनेस क्यों हुई, क्योंकि जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की जो ब्रेस्ट कैंसर की जो सेल्स थी, ठीक है, जो कैंसर सेल्स थी ब्रेस्ट के अंदर, उन्होंने क्या किया, ब्रेस्ट के जो लिम्फ वेसल्स थे उनको क्या कर दिया, ब्लॉक करने की वजह से वो लिम्फ वेसल्स क्या हो गई, स्वेलन होने की वजह से उनके अंदर क्या हो गया, रेड और स्वेलन हो गए, वो रेड हो गए। साथ के साथ ब्रेस्ट के अंदर हल्के हल्के डिम्पल से वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है पाउडी ऑरेंज। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी क्लासें यहाँ पे मेडिको नर्सिंग क्लासें यूट्यूब चैनल पे चलाई गई हैं आपके नर्सिंग ऑफिसर कैरियर को और भी उज्जवल बनाने के लिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका स्प्रेड हो सके, मुझे भी एक अच्छा मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली ऐसी क्लासें, ऐसे की पॉइंट्स है वो ले करके आता रहूँ। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, पाउडी ऑरेंज है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नर्सिंग की पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि सैंपल ऑफ कैल्शियम एस्टिमेशन शुड नॉट बी टेकन इन ईडीटी वाइल। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, कॉमन सेंस का सा एमसीक्यू है। कैसे, कि जब आप कैल्शियम का एस्टिमेशन कर रहे हो, कैल्शियम का एस्टिमेशन करने के लिए जा रहे हो, कैल्शियम एस्टिमेशन मतलब है जब आप सीरम कैल्शियम लेवल टेस्ट कर रहे हो, कौन सा टेस्ट कर रहे हो, सीरम कैल्शियम लेवल एस्टिमेशन। सीरम कैल्शियम लेवल एस्टिमेशन जब आप करने जा रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो सैंपल है, जो ब्लड सैंपल है, ठीक है, ब्लड सैंपल कहाँ से लिया जाएगा, वेन से लिया जाएगा, और वो वेन से लेने के बाद वायल, पर्टिकुलर वायल यूज़ करी जाएगी क्योंकि सीरम से टेस्ट होना है। तो नॉट इन ईडीटीए वायल, नॉट इन ईडीटीए वायल, जिस वायल के ऊपर पिंक कलर की टॉप हो, पिंक कलर का, जैसे यहाँ पर पिंक कलर का टॉप हो, उसे बोलते हैं अपन ईडीटीए वायल। ठीक है, उसके अंदर ईडीटीए होता है जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। जब आप कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए ईडीट सैंपल ले रहे हो तो उस सैंपल को कभी भी हमें ईडीटीए वायल के अंदर नहीं लेना है। डू नॉट टेक इन ईडीटीए वायल, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर जो कैल्शियम सिट्रेट मिलाया हुआ होता है वो एक एंटीकोएगुलेंट होता है, वो उस ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। जैसे ही आप उसके अंदर ब्लड को लेओगे, जैसे ही आपने उसमें ब्लड ड्रॉ किया, ब्लड आपने डाला कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए, ईडीटीए वायल में अगर आपने गलती से भी ले लिया है तो जो भी ब्लड के अंदर कैल्शियम होगा वो उस कैल्शियम सिट्रेट के साथ क्या करेगा, वो सिट्रेट जो एंटीकोएगुलेंट मिला है उस एंटीकोएगुलेंट के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सिट्रेट बनाएगा और
वहाँ पर वो पूरा का पूरा डिनेचर्ड हो जाएगा। तो जब आप टेस्ट करोगे तो वहाँ पे कैल्शियम आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप रिपोर्ट दोगे कि भाई कैल्शियम की कमी है। तो इसका मतलब है कि ईडीटी वाइल के अंदर अगर आप कैल्शियम एस्टिमेशन करने के लिए लेके जाते हो सैंपल, तो आपकी जो रीडिंग्स है वो क्या होंगी, रॉन्ग हो जाती हैं। वहाँ पर आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट है कैल्शियम का वो नहीं मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो ईडीटीए मिलाया हुआ है, जो एंटीकोएगुलेंट मिलाया हुआ है, वो एंटीकोएगुलेंट उस कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या कर देता है, उसको डीनेचर कर लिया, उसको कोएगुलेशन में हेल्प कर देता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जब भी हम सैंपल लेंगे तो सीरम कैल्शियम, जब भी हमें सीरम टेस्ट के लिए लेना है तो हम प्लेन वाइल का यूज़ करते हैं, प्लेन वाइल का यूज़ करते हैं। और प्लेन वाइल का वो जो टॉप होता है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर टॉप। इस वायल के अंदर हमें सैंपल लेना है कैल्शियम एस्टिमेशन या सीरम से जो भी आपको टेस्ट करना है उस टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि सोडियम फ्लोराइड इज द एंटीकोएगुलेंट चॉइस फॉर द ग्लूकोज। ये मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जब भी डॉक्टर एडवाइज करते हैं कि सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करना है, सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करना है, कौन सा टेस्ट करना है, सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो हमें क्या करना है, एक ग्रे कलर की जो वायल है, जो आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख रहे हो, इस प्रकार की जो वायल है, उस वायल के अंदर हमें क्या करना है, सैंपल को लेबोरेटरी के अंदर सेंड करना है। क्यों करना है, ग्रे टॉप वायल ये यूज की जाएगी ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए ये यूज की जाती है आपकी ग्लूकोज के एस्टिमेशन करने के लिए। क्यों यूज की जाती है, क्योंकि इस ग्रे कलर की वायल के अंदर सोडियम फ्लोराइड नाम का एक एंटीकोएगुलेंट होता है, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट है वो जो ग्लूकोज को क्लोट नहीं होने देता है, यानी कि ग्लूकोज को डीनेचर या ग्लूकोज को खराब नहीं होने देगा उस ब्लड के अंदर, वो उसको ग्लूकोज को प्रिजर्व करके रखता है। ये सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा, इस ग्लूकोज को क्या करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको क्या होता है, आप प्रॉपर अच्छे से रीडिंग ले पाते हो। और जब भी आपको रैंडम ब्लड शुगर या सीरम ब्लड शुगर चेक करने के लिए आपको सैंपल लेना है, तो सैंपल को आपको किस वाइल के अंदर लेना है, आपको ग्रे टॉप वाइल के अंदर ही सैंपल लेना है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड है जो ग्लूकोज को डीनेचर या ग्लूकोज को खराब नहीं होने देगा और आपके सैंपल की रीडिंग है वो अच्छे से आती है। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपको आपकी जो प्रिपरेशन उसमें हेल्प कर रही होंगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और ऐसे ही आपकी तैयारी को और भी अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।